आप मेरी खैर ख्वाह नहीं है, आप मुझे गलत रास्ता बता रही हैं। वीज़ा ही लेना है तो आप छोटे कंट्रीज़ को सिलेक्ट करें। कौन सा रियल एजेंट है और कौन सा फेक? असेसमेंट करके आपको सजेस्ट करें कि मेरे लिए कौन सा कंट्री बेहतर है। ये वो कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे अगर आप विजिट पे जाते हैं तो वहाँ पे आप वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर हम यहीं से अगर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें तो उसका क्या प्रोसीजर है? ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मैं किसी कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ट्रैवल हिस्ट्री है तो मैं अप्लाई करूँगा। यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है। बैंक स्टेटमेंट भी बहुत ही कम चाहिए होती है, मिनिमम 1 मिलियन के राउंड अबाउट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम। नाजरीन, लोगों को जो मसला आ रहा है आजकल, ज़्यादातर लोग स्टडी करने इसलिए जाते हैं ताकि वो बाहर जाके पढ़ भी सकें और साथ ही साथ कोई ना कोई काम कर सकें ताकि वो उधर सेटल हो सकें। तो इसी के साथ साथ आज मैं जिनके साथ आपको मिलवाने जा रहा हूँ फ़ाइज़ा कंवल साहिबा के साथ, जो कि FK वीज़ा कंसल्टेंट कंपनी एक रन कर रही हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाहर किस तरह जो है वर्क वीज़ा हासिल किया जाता है, क्या बुनियाद होती है उसकी, क्या रिक्वायरमेंट होती है, फैमिली किस तरह जा सकती है और क्या मिस्टेक हैं कि स्पेशली हमारे यहाँ पे जो USA के हवाले से कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत मुश्किल से एक इंटरव्यू पास किया जाता है, एंट्री बहुत मुश्किल होती है स्पेशली पाकिस्तान के पासपोर्ट पे। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या जो है हम मिस्टेक कर रहे हैं आजकल और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए मिलते हैं फ़ाइज़ा कंवल साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा कंवल साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं इस बात पे बात करना चाहूँगा, जो आपकी एक कंपनी है FK वीज़ा कंसल्टेंट के नाम से, इसमें आप कहाँ से क्या सोच आई कि आपने सोचा कि मैं एक वीज़ा कंपनी स्टार्ट कर सकती हूँ? बेसिकली मेरे कंपनी स्टार्ट करने का मकसद ये था कि मैंने किसी कंपनी के साथ काम किया था, तो वहाँ पे अगर हम क्लाइंट से जो कमिट कर रहे होते थे वो वैसे हम सर्विसेज उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे होते थे। तो मेरे पीछे इसकी वजह यही थी कि क्लाइंट के साथ यहाँ पे कोई भी मिसकम्युनिकेट हम ना करें, जो उससे कमिट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें उसको हम प्रोवाइड करें, उसकी प्रोफाइल, उसके कैरियर, इन सब चीज़ों के साथ हम खेल ना सकें। क्या आपको पता है कि अगर कोई पर्सन अपना वीज़ा अप्लाई करता है, अगर इन केस रिफ्यूज़ल आ जाता है या उसकी प्रोफाइल ऑथेंटिक नहीं है, उसमें हम फेक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो उस पर उनको बैन लगने का ख़तरा भी होता है। सही। अगर एक कंट्री में बैन लगने का ख़तरा है तो मतलब ये है कि आप 5 साल 10 साल तक उस कंट्री क्या उसके साथ जो लिंक्ड कंट्रीज़ हैं उनमें अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती थी कि जब आपने सोचा कि ये प्रॉब्लम्स की बिना पर मुझे ऐसी कोई स्टार्टअप लेना चाहिए कि मैं लोगों का ये मसला हल कर सकूं? कुछ कोई फ्रॉड किसी तरह के काम जो हो रहे होते थे? फ्रॉड के हवाले से तो ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। हाँ, फ्रॉड हम दूसरी चीज़ों को देख के लेके चल सकते हैं, जैसा कि लोगों को मिसगाइड किया जा रहा होता है कि हम आपको जो है 100% वीज़ा दे रहे हैं, आपको वर्क वीज़ा दे रहे हैं। वर्क वीज़ा मिलता है, नो डाउट कि वर्क वीज़ा नहीं मिलता है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे हैं जिनमें ऑथेंटिकेशन होती है, किसी में ऑथेंटिकेशन नहीं होती है। बेसिकली जो आपको ये कहा जा रहा होता है कि आप हमें इतनी पेमेंट्स कर दें, आपको इतने टाइम के बाद वीज़ा मिल जाएगा, 100% वीज़ा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी फ्रॉड में आ जाती हैं कि आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर लें, विजिट हो, वर्क हो, स्टूडेंट्स हो, कोई स्किल बेस हो, कोई एक्सपीरियंस बेस हो, 100% गारंटी किसी भी वीज़ा कैटेगरी में नहीं होती है। ना एम्बेसी की तरफ से होती है, ना कंसल्टेंट की तरफ। कंसल्टेंट या एजेंट तो कभी भी आपको श्योरिटी नहीं दे सकता है क्योंकि वीज़ा एम्बेसडर ने स्टैम्प करना होता है। तो मेरे ख्याल से जो आपको 100% गारंटी दे रहे हैं वो बेसिकली फेक और फ्रॉड की कैटेगरी में ही हम कह सकते हैं कि वो फॉल कर रहे होते हैं। क्या ऐसी चीज़ है कि जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि कौन सा रियल एजेंट है और कौन सा फेक? देखिए, ये यहाँ पे बैठ के मैं किसी को हाईलाइट तो नहीं कर सकती हूँ कि ये रियल है, ये फेक है। मैं जिन लोगों ने अप्लाई करना होता है उनको सिर्फ यही कह सकती हूँ कि आपने कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए जाना है तो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम निकाल के जिस कंसल्टेंट या एजेंट के पास आप जा रहे हैं उसकी प्रोफाइल ज़रूर चेक कर लें कि आया ये अच्छा काम कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो एम्बेसी तक अच्छे तरीके से फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं। देखिए, मैंने आपको पहली चीज़ क्लियर की, वीज़ा किसी कंसल्टेंट या एजेंट ने नहीं देना, लेकिन हमने ही आपके डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। आपकी प्रेजेंटेशन है, जितने स्ट्रॉन्ग, जितने अच्छे से आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी के सामने प्रेजेंट होंगे, आपकी प्रेजेंटेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, वीज़ा अप्रूवल के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर कोई किसी भी आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं अपना किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करवाने से पहले, आप एक दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके उसके पास लेके जाएँ, उसको बोलें कि मेरी प्रोफाइल
प्रोफाइल चेक करे, मेरी प्रोफाइल चेक करे, उसके बाद असेसमेंट करके आपको सजेस्ट करे कि मेरे लिए कौन सा कंट्री बेहतर है, जहाँ पे मेरे वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, रिफ्यूज़ल चांसेस बहुत माइनर से हो सकते हैं, वीज़ा रेशो कहाँ पे अच्छी हो सकती है। इस तरीके से आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंसल्टेंट या एजेंट मेरे लिए बेहतर है, कौन सा फेक है, कौन सा फ्रॉड है, मुझे कहाँ पे ट्रस्ट करके सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा जहाँ पे हाई हो वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को आगे प्रोसीड करवाना चाहिए। असल में हमने देखा है कि जो हमारे यूथ है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वहाँ स्टडी करने के लिए जाते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि जो मेन मुद्दा होता है वो ये होता है कि वहाँ पे जाके कोई ना कोई काम कर सकें, वहाँ पे कोई जॉब स्टार्ट कर सकें। तो अगर हम यहीं से अगर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें तो उसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, पाकिस्तान से डायरेक्ट वर्क परमिट बहुत मुश्किल है। मुश्किल ऐसा है कि अगर 8 से 10 वर्क परमिट आपके पास ऑथेंटिक आए हैं तो मार्केट में उसकी 50 से 100 आगे कॉपीज चल रही होंगी, फेक चल रहे होंगे। अब लोगों को ये कहा जा रहा होता है कि आपका 100% आयरलैंड का वर्क परमिट लग रहा है, कनाडा का वर्क परमिट लग रहा है, हमें 20 लाख दे दें, 25 लाख दे दें। बाद में ना वर्क परमिट आ रहा होता है, ना पर्सन आ रहा होता है, ना डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि आप इसमें एक ऐसा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका एक्सपेंस कम आता है, आपका टाइम ड्यूरेशन कम लगता है, आपका जो है समझ लीजिए कि रिस्पॉन्स अच्छा और पॉजिटिव आता है। जैसे बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये वो कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे अगर आप विजिट पे जाते हैं तो वहाँ पे आप वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब देखेंगे, अगर आपको कनाडा लॉन्ग टर्म का वीज़ा दे रहा है, यानी कि टिल पासपोर्ट वैलिडिटी आपको वो वीज़ा स्टैम्प करके देता है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप 6 मंथ का अगर आपका लीगल स्टे तो अपने साथ 6 महीने का सारा एक्सपेंस लेके जा रहे हैं। डेफिनेटली 6 मंथ सर्वाइव करने के लिए आपको वहाँ पे काम तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो आपको ही पता है कि आपको जाते ही कोई बहुत बड़ी वाइट कॉलर जॉब नहीं मिलती है, आपको स्टार्ट में और जॉब से ही स्टार्ट करना पड़ता है जो लेबर कैटेगरी में आती हैं। तो वहाँ पे जाके आप वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लेबर्स की, वर्कर्स की, उनको वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमेशा ही आप ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं। अभी न्यूजीलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन चल रहा है सेटल्ड होने के हवाले से, वर्क होने के हवाले से। तो जिस टाइम पे जिस कंट्री की वीज़ा रेशो अच्छी होती है हमें उसको अवेल करना चाहिए होता है। आज के दौर में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आपने बताया, इसके अलावा भी कोई ममालिक हैं जो ऐसे ऑफ़र कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने अभी जैसे कनाडा का आपके सामने जिक्र किया है कि कनाडा का वीज़ा ही लॉन्ग टर्म का स्टैंप होता है और उसका जो वीज़ा लगता है वो विजिट होता है। वहाँ पे जाके आप इसको वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा सकते हैं, इसको आप पीआर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है और ओवरऑल द वर्ल्ड सिर्फ कनाडा ही है जो आपको फैसिलिटी देता है कि विजिट को वर्क में कन्वर्ट करवा लें। इनफैक्ट के लोग यूएस से भी जो है वो कनाडा में शिफ्ट होते हैं, जाते हैं वहाँ पे सिर्फ पेपर्स देने के लिए, क्योंकि वो आपको पीआर बहुत जल्दी देता है। 2-2.5 साल के बाद कनाडा आपको पीआर दे देता है। ये आपने यूएसए की बात की, यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है, लोग यहाँ पे बड़ा रिस्क पे बैठते हैं, कुछ तो अप्लाई करने से ही डरते हैं कि हमारे पैसे शायद ज़ाया हो जाएं। क्या वजह है? बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि उसका इंटरव्यू बेस पे चला जाता है, तो सिर्फ लोग इंटरव्यू से थोड़ा सा डर रहे होते हैं कि इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, मुझे उसका इंटरव्यू बेस पे वीज़ा मिल रहा है तो मतलब मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा, मैं इंटरव्यू नहीं क्लियर कर सकता हूँ। तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसमें उर्दू में अपने आप को, इंग्लिश में, जिसमें अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट है उस लैंग्वेज का सिलेक्शन करके आप उसमें इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन होती है? जी बिल्कुल ऑप्शन होता है, उनके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक पर्सन जो है अपना इंग्लिश उसको बोलना नहीं आ रहा है, एम्बेसडर को अपना प्लान ही वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, वो अटक रहा है, तो बेहतर ये है कि आप उर्दू में बोल के उसको अच्छे तरीके से अपना प्लान पूरा उसको बता सकें और आपके वीज़ा के चांसेस भी ज़्यादा हो सकें। ये चीज़ बैड इम्पैक्ट डालती है उन पे इंटरव्यू पे? इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसमें लैंग्वेज बैरियर कुछ भी नहीं है इंटरव्यू में। ये सिर्फ हम लोगों ने अपने माइंड सेट्स किए होते हैं, हमारे अपने कॉन्सेप्ट्स बने होते हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि इसकी वीज़ा रेशो कैसी चल रही है, इसकी वीज़ा रेशो अच्छी है। अब लोगों के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ रहे होते हैं मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मेरा अगला सवाल इसी पे था। जी आप सवाल कर सकते हैं। नहीं, आपने अच्छा हुआ बता दिया। मैंने कहा मेरे दिल में यही बात आ रही थी कि ट्रैवलिंग के हवाले से जो हिस्ट्री बनाई जाती है, मुझे भी अक्सर लोग कुछ कहते हैं कि आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री हो तो जो यूएसए जैसे मुल्क हैं वो आपको वीज़ा आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस बारे में क्या ये वाकई में रियलिटी है? आपके पास भी कुछ स्टोरीज ऐसी होंगी, आपके जानने वाले होंगे, आपके दोस्त होंगे, किसी का आपने देखा होगा कि समटाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल फ्रेश 500 पे वीज़ा लग के आ जाता है, समटाइम ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद भी वीज़ा नहीं लग के आता है। तो इसमें जब तक एम्बेसडर इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता है कि पर्सन एज अ टूरिस्ट, एज अ विजिटर आ रहा है, वापस चला जाएगा, तब तक एम्बेसडर आपको वीज़ा अप्रूव करके नहीं देता है। तो अपने जहन से बिल्कुल बात निकाल दें कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मैं किसी कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, ट्रैवल हिस्ट्री है तो मैं अप्लाई करूँगा मुझे वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
तो ये जो ममालिक आप बता रहे हैं, इनमें फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं? फैमिली वीज़ा के हवाले से बताएं मुझे ज़रा। फैमिली सेटलमेंट के हवाले से कनाडा अच्छा ऑप्शन है, आयरलैंड आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इसके साथ साथ अभी न्यूजीलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन जा रहा है। न्यूजीलैंड का अगर आपके पास वीज़ा लगा होता है तो आप उसको शो करवा के ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी ईजिली ले सकते हैं। न्यूजीलैंड की इससे पहले वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं थी, अभी उसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है न्यूजीलैंड की, कि आपको बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा दे रहा है। बहुत मिनिमम से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और इसके लिए बैंक स्टेटमेंट भी बहुत ही कम चाहिए होती है। मिनिमम 1 मिलियन के राउंड अबाउट आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। 10 लाख। हाँ जी बिल्कुल, फॉर सिंगल पर्सन। फॉर सिंगल पर्सन। इसमें एज मैटर करती है? 18 ईयर से आगे ऑनवर्ड किसी भी एज में आप विज़िट करने के लिए जा सकते हैं। विज़िट के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं होती, लेकिन जो 40-50 ये इस एज से अबव एज के लोग होते हैं उनके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। सही। इटली के बारे में बड़े लोग कहते हैं इश्यूज आते हैं, उधर बहुत ही कम लोग भी जाते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? कोई नई पॉलिसी उनकी आ रही है इस बारे में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इटली वीज़ा नहीं दे रहा, जबकि अगर हम 3-4 साल पहले देखें तो लोग अप्लाई ही सिर्फ स्पेन और इटली का करते थे कि उनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी थी। बस बीच में सिर्फ इनकी अपॉइंटमेंट्स का इशू आ गया था कि इटली की अपॉइंटमेंट्स इजीली नहीं मिलती थी। अब भी इसकी अपॉइंटमेंट्स दोबारा से मिलना शुरू हो गई हैं, और इसकी वीज़ा रेशो भी अभी बहुत अच्छी चल रही है, और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव आ रहा है। बस इसकी अपॉइंटमेंट्स थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसकी वजह से लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप एक्सपेंस बैरियर को सामने रखते हुए अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो इसमें वीज़ा आपके पास पूरे शेंजन का है, 27 यूरोपियन कंट्रीज़ का ही है। तो बेहतर ये है कि अगर आप इटली ही जाना है आपने, तो आप इसके लैंडिंग के लिए सिर्फ आपने वहाँ पे लैंड करना है, उसके लिए आप अदर कंट्रीज़ को चूज़ कर लें, स्पेन कर लें, आपके पास नीदरलैंड अच्छा ऑप्शन है। मुझे लगता है यूरोप को शायद इस वजह से भी लोग ज़्यादा चूज़ नहीं करते, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये मैटर करती है वीज़ा में? देखिए, लैंग्वेज बैरियर कुछ कंट्रीज़ के लिए आता है, जैसे कि फ़्रांस के लिए हो गया और जर्मनी के लिए हो गया, लेकिन चलती यहाँ पे भी इंग्लिश ही है, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और लेबर कैटेगरी में जॉब करने के लिए तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर कोई मसला नहीं करता है। अगर मैं बिज़नेस करना चाहूँ वहाँ पे, जैसे कंट्रीज़ में जाके वर्क परमिट पे जाके विजिट पे जाके, अगर मैं बिजनेसेस मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे जाके? हाँ बिल्कुल, आप देखें हर कंट्री बिजनेसमैन को तो सपोर्ट ज़रूर करता है। उसको पता है कि अगर बिजनेसमैन उसके मुल्क में आ रहा है तो अभी ना सही इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेगा। तो ये है कि आपकी फिर बिज़नेस प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप प्रॉपर यहाँ पर टैक्स फाइल कर रहे हो, आपकी रिटर्न्स लगेंगी साथ लास्ट 2 ईयर्स की, आपकी कंपनी का लेटर होगा, विजिटिंग कार्ड होगा, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच होंगे। तो फिर हम जो वहाँ से आपका इनविटेशन वगैरह बुक करवाते हैं सिर्फ आपका एक पर्पस क्लियर करने के लिए, वो फिर आपके बिजनेस के हवाले से चला जाता है। सही। AK 5 आईज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? 5 आईज जो है, जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, US है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, UK है, ये सारे 5 आईज में ही आते हैं, क्योंकि इन सब कंट्रीज़ को बड़े कंट्रीज़ कहलाते हैं। ये यहाँ पे आपको वर्क के ऑप्शंस बहुत इजीली मिल जाते हैं, आपको सेटल्ड होने के ऑप्शंस बहुत इजीली मिल जाते हैं। अर्निंग पर्सपेक्टिव में ये पाँचों ही कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई हमारी ऑडियंस के लिए आप मैसेज देना चाहें, कोई एहतियात बताना चाहें, कोई ऐसी चीज़ जो आप कहती हो कि हमारी ऑडियंस को इस बात का ख्याल रखें या वो पता नहीं है उनको? बिल्कुल, मैं ऑडियंस से यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप एम्बेसी के सामने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करें, कभी भी फेक गलत इंफॉर्मेशन पास ना करें, फेक डॉक्यूमेंट्स अटैच ना करें। उस पर रिफ्यूज़ल तो बहुत छोटी बात है, उसमें बैन लगने का ख़तरा भी होता है। उसके साथ साथ जब आपने अप्लाई करना है तो एटलीस्ट जिसके पास आप जा रहे हैं एक दफ़ा उसकी प्रोफाइल को वेरीफाई कर लें कि मुझे इस पर्सन को डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए हैं या नहीं देने चाहिए। और कभी भी ऐसे पर्सनस के हाथों में तो बिल्कुल भी ना चढ़ें जो आपको कह रहे हैं कि 20 लाख 25 लाख, उसके साथ साथ 100% वीज़ा की गारंटी आपको दें, क्योंकि वीज़ा इन लोगों के हाथ में नहीं है, वीज़ा इन्वेस्टर के पास है। सिर्फ इन चीज़ों को आप अगर फॉलो करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो मसले हैं उनसे बच सकते हैं, और आप कोई अच्छा मिनिमम से मिनिमम लोएस्ट प्राइस में और अच्छा रिस्पॉन्स हासिल करने के साथ अपना वीज़ा भी लगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ़ायदा कवल साहिबा। और इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मैम ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, वो ये है कि आप एजेंट पे छोड़ें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और उनको बताएं कि आपके लिए कौन सा जो है ना, जो कौन सी कंट्री, कौन सा मुल्क आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये ना हो कि आप अपने ख्वाहिशात का इजहार करें और फिर उस पर रिसर्च भी ना करें, लोगों की कहीं भी बातों पर चले जाएँ। थोड़ा रिसर्च करें। हमारे वैसे पाकिस्तान में
रिसर्च की जो एक आदत है वो बहुत ही कम है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ हमारे पास आए, किसी भी आप कंसल्टेंट के पास जाएं, किसी भी कंसल्टेंट के पास, मुझे छोड़ के आप लाहौर में हैं, कराची, इस्लामाबाद, कहीं पे भी हैं, तो आप एक दफ़ा उसकी प्रोफाइल को देख लें, उससे अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवा के सिर्फ कंसल्ट करवा लें कि मेरे लिए कौन सा कंट्री बेहतर है, मुझे इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मजीद अटैच करने हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी पूरी प्रोफाइल ही इन्वेस्टर के सामने उसको अपलोड कर सकूं, ताकि मेरे अप्रूवल्स के रेशो ज़्यादा बढ़ सके। मेरे ख्याल से लोग शॉर्ट टर्म बहुत सोचते हैं कि बस एक दफ़ा निकल जाऊं मैं, हाँ, बिल्कुल बाकी मैं देख लूंगा, बस निकालने वाली बनूँ। वो बात ऐसी होती है कि कुछ लोग 2 नंबरी का सहारा लेते हैं, कुछ लोग टाइम का सहारा लेते हैं, कुछ उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठा लेते हैं। लोग एक्चुअली में सिर्फ ये सुनना चाह रहे होते हैं हमारे मुंह से, हम उनको बोले 100% वीज़ा लग जाएगा। सही। हमारे पास भी लोग आते हैं, उनको बता भी दें। हाँ, सम टाइम ऐसा होता है कि अगर क्लाइंट मेरे पास एक कंट्री के लिए आया है, अब सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक पर्सन आया कि मैंने न्यूजीलैंड का अप्लाई करना है, मैं उसको कह रही हूँ कि आपकी प्रोफाइल न्यूजीलैंड के अकॉर्डिंग नहीं है, आप यूरोप की कोई कंट्री चूज़ कर लें, आप कनाडा कर लें, या फिर आप जो है वो आयरलैंड कर लें। मैं उस पर्सन पे अगर आधा घंटा भी उसको सजेस्ट करूंगी ना, वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनेगा, वो आ जाके फिर उसी कंट्री पे आ जाएगा जिसके लिए वो बैठा हुआ है। वो बस एक हमारी मेंटेलिटी है कि जिस पे एक दफ़ा जो है ना दिमाग में बिठा दी गई, माइंड वॉश कर दिया गया उसका, तो बस वो फिर उसी पे रहेगा। और शायद वो कहे कि आप मेरी खैर ख्वाह नहीं है, आप मुझे गलत रास्ता बता रही हैं, क्योंकि शायद आपको उस कंट्री के बारे में पता नहीं होगा, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमारी रेशो नहीं अच्छी है, हमें पता ही नहीं है अप्लाई कैसे करना है, ये तो पैसे कमाना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लोग वो चीज़ देख के आते हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही है। अब सोशल मीडिया पे हर चीज़ ऑथेंटिक भी नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ हर चीज़ को वेरीफाई करें। अब लोगों का आजकल ये बहुत चला हुआ है कि जी लग्जमबर्ग चल जाएं, पुर्तगाल चले जाएं, पुर्तगाल ने TRC बंद कर दिया हुआ है, लग्जमबर्ग की पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं। ऐसे कंट्रीज़ में एप्लीकेशंस अप्लाई करने का क्या फ़ायदा कि आप उसकी अपॉइंटमेंट के लिए बैठे रहें, उसका रिस्पॉन्स के लिए बैठे रहें। तो अगर आपने वीज़ा ही लेना है तो आप छोटे कंट्रीज़ को सिलेक्ट करें जिनके ऑप्शंस आपके पास ईजिली अवेलेबल हैं। सही। थैंक यू सो मच आपके इस वक्त का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।